वी हैव कवर्ड पे बैक। एक बच्चा कहता लिखना है, बेटे कमर सीधी करके बैठो पहले तो, है कैलकुलेटर बाहर निकालो, लिखना है करना है, ये करो, कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए प्लीज। मैं भी अपना कैलकुलेटर निकाल लेता हूं भैया। मैं भी अपना कैलकुलेटर बाहर ले आया, आप भी निकाल लीजिए प्लीज, निकालिए। बेटा लिखना है पे बैक पीरियड, लिखोगे ना तो थोड़ा सा और ज्यादा अंदर गहराई तक समझ आएगा। ऐसा थोड़ी अमेरिकन कोर्स है तो लिखना नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा, ये एमसीक्यू है तो बिना पढ़े बिना लिखे बिना किए, नहीं यार कैसी बात है, बेसिक रूल्स तो बेसिक ही है ना। चलिए, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दीज आर द 4 मेथड्स विच वी हैव being given in our booklets in Glen, Weil and Hawk. Out of that मैंने बेटे आपको 5 लेक्चर्स तक बेसिक पार्ट और पे बैक और डिस्काउंटेड बता दिया है। आज के इस लेक्चर नंबर 6 में मैं थोड़ा सा आपको पे बैक और डिस्काउंटेड का इंटरप्रिटेशन, रिकमेंडेशन और कंपैरिजन बताऊंगा। नो डाउट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एक हल्का सा 2 मिनट और देने चाहिए। एंड टुडे बेसिकली इन जनरल आई विल बी डिस्कसिंग विद नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट व्हाट आई मीन बाय एनपीवी and what I mean by net present values बड़े भैया, and what I mean by छोटे भैया, that is profitability index, desirability factor, that is not given in those 4 methods, but मैं करूंगा क्योंकि मुझे आपसे प्यार है, दुश्मनी नहीं है बेटे, दुश्मनी होती तो मैं करता ही नहीं, प्यार है यार। प्यार कैसे होता है, धीरे 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 आगे बढ़ना है, हद से गुजर जाना है। सो आई विल बी टुडे डिस्कसिंग विद नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेटे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैं आज भी नहीं कराऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में भी नहीं कराऊंगा, अभी मैं 3-4 लेक्चर्स में कुछ और कहानी बतानी स्टार्ट करूंगा। मतलब इन 7th लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू दैट हाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग कैश आउटफ्लो, बिकॉज अप टू दिस पॉइंट आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट कैश फ्लो इज गिवन टू यू, cash inflow is given to you, you have to calculate payback period, you have to calculate discounted payback period, or today I will be doing it, you have to calculate net present value, you have to calculate profitability index, but in real life बेटे दुनिया कुछ और है, दिखती है वो है नहीं। आपको एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ सीएम में यूएसए, यू हैव टू कैलकुलेट कैश आउटफ्लोज। तो कैश आउटफ्लोज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से शुरू कर देंगे। कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वी विल कैलकुलेट कैश इनफ्लोज, वी विल कैलकुलेट कैश आउटफ्लोज, और उसका प्रोसेस क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, मेथड्स क्या है, टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन क्या है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल क्या है, परचेज कॉस्ट क्या है, सेटअप कॉस्ट क्या है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है, टर्मिनल कैश इनफ्लोज क्या होती है, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो, बेटे A to Z सब कुछ बताऊंगा। बस आप मेरी बात को आने वाले लेक्चर्स में 7th 8th 9th में ऐसा कुछ समझ आ जाएगा कि आप हॉक जैसी बुक्स लिख डालोगे बेटे, अगर आपने मेरे आने वाले 3-4 लेक्चर ध्यान से सुन लिए। बट आज के लेक्चर में मैं आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू तो बताऊंगा, इसकी छोटी बहन छोटे भैया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बताऊंगा, बट आई विल नॉट बी टेलिंग यू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट आई विल बी टेलिंग यू इन 10th और 11th लेक्चर, बिकॉज आज आप बता भी दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है सर, एक बच्चा कहता मास्टर ठीक है आगे बता, जो बताना बता जल्दी। ठीक है बेटे, आइए जी, मैं भूपेश आनंद। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय पे बैक पीरियड, व्हाट आई मीन बाय डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ पे बैक एंड व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक। वी हैव सीन दैट, जस्ट आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन फॉर दैट, for payback period or for discounted payback period. What is the interpretation? Supposingly you have calculated the period, payback period, either it be normal payback period, undiscounted payback period, or discounted payback period, let it be 3 years 2 months, निकाल लिया ना आपने, ऐसा मान लेते हैं, आपको लास्ट लेक्चर से मैं बताया ना कैसे निकाला। तो इसका मतलब आपको पता है, फिर भी लिखेंगे बिकॉज एमसीक्यूज बार बार पूछ रहे हैं। इट इंप्लाइज कैश आउटफ्लोज, लिखना है, इट इंप्लाइज कैश आउटफ्लोज, इट इंप्लाइज कैश आउटफ्लोज इन्वेस्टेड विल बी recovered in the form of cash inflows within 38 months.
3 ईयर्स का मतलब 36 मंथ्स, 2 मंथ्स और भी थे फ्रैक्शंस वाले, 38 मंथ्स। इसका मतलब 38 महीने में 3 ईयर्स 2 मंथ्स में मैंने जो अपनी पूंजी लगाई है, मैं द अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड इन द बिगिनिंग, द कैश आउटफ्लो आई डिड इन द बिगिनिंग, दैट विल बी रिकवर्ड। उसको हम रिकवर कर लेंगे। इट मीन्स आई विल बी एट ब्रेक इवन पॉइंट विद इन 3 ईयर्स एंड 2 मंथ्स, and I want to get that point only. So that is the main concern. This is interpretation. मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में, रिकमेंडेशन। देखिए इंटरप्रिटेशन अलग चीज होती है, रिकमेंडेशन अलग चीज होती है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है उसका मतलब क्या है, एंड रिकमेंडेशन इज व्हाट सुझाव क्या, आप क्या कहना चाहते हैं एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, व्हाट यू वांट टू गिव एज अ रिकमेंडेशन टू योर मैनेजमेंट, टू योर टॉप लेवल मैनेजमेंट। बेटे इसके ऊपर एमसीक्यूज पूछे हुए उन्होंने, आपको रिकमेंडेशन समझ आनी चाहिए। जैसे पे बैक पीरियड है और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, आपको रिकमेंडेशन लिखनी है। सपोजिंगली एक मशीन है एक्स, एक मशीन है वाई, उस एक का पे बैक पीरियड है 3 ईयर्स, दूसरे का पे बैक पीरियड है 4 ईयर्स। आप बताइए मशीन एक्स का पे बैक पीरियड है 3 ईयर्स, मशीन वाई का पे बैक पीरियड है 4 ईयर्स, आप कौन सा वाला मशीन परचेज करना चाहेंगे, 3x या y? बेटे एक बात बताइए, भविष्य अनिश्चित है, देयर इज अ ह्यूज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन फ्यूचर टेंस। कोविड-19 के बाद तो हम सबको समझ आ गया दैट लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड वेरी अनसर्टेन। एक छोटा सा वायरस जब इतना कुछ कर सकता है तो बेटे कुछ देयर इज नो गारंटी ऑफ एनीथिंग। तो पे बैक पीरियड जितना छोटा होगा, जो आज मिल गया उसी को ले लो यार, ज्यादा के चक्कर में क्या। शॉर्टर द पीरियड, शॉर्टर द पे बैक पीरियड, शॉर्टर द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, बेटर इट इज, बेटर इट इज। अच्छा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप जितनी जल्दी रिकवर कर लें पैसे को जो आपने स्टार्टिंग में लगाए थे, दैट इज अ गुड थिंग, यू नो, दैट वाई आई हैव रिटन द प्रोजेक्ट और द मशीन और द प्रपोजल हैविंग अ शॉर्टर, लिखना है हैविंग अ शॉर्टर। बेटे जो समझदार होते हैं उनको बार बार नहीं बोलना पड़ता, लिखना लिखना, जो बेवकूफ है ना उनको बोलना पड़ता है। शॉर्टर पे बैक पीरियड और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, बेटर इट इज एंड इट विल बी एक्सेप्टेड। आइए जी, आइए लास्ट पॉइंट में आ गया हूं बेटे। लेक्चर 5 में मैंने इसकी कैलकुलेशंस बता दी थी, कंपैरिजन बता रहा हूं। एमसीक्यू में आया हुआ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड नॉन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। वन डिफरेंस, मेजर डिफरेंस इज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। In one criteria we do not consider time value of money, and in second criteria we consider time value of money. We consider that in real life there is a inflation, and we consider that the real worth of $1 USD is decreasing. So हम क्या करते हैं, डिस्काउंटेड में प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो आज मैं इनकी कंपैरिजन बताने जा रहा हूं, बड़ी प्यारी मैंने कंपैरिजन लिखी है बेटे, 3 मटके बताए, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और ब्रेक इवन टाइम। वाइले ग्लेम हॉक उन्होंने जगह जगह इसका प्रयोग किया है, ब्रेक इवन टाइम, ब्रेक इवन टाइम, ब्रेक इवन टाइम, ब्रेक इवन टाइम। तो आप ब्रेक इवन टाइम को ध्यान से देखना। पता नहीं क्या हो रहा है, ये आज तो हाईलाइट ही नहीं हो रहा, ये तो हाईलाइट ही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये लो खराबी हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो। आपको पता ही है क्या लिखा है, ब्रेक even time recognizes TVM and hence more close to real life. Discounted payback period is more close to real life. Payback period and discounted payback period. So मैं ये कहूंगा कि discounted payback period will be longer and payback period will be shorter. बता सकते हैं आप में से कोई बच्चा, why payback period is shorter than discounted payback period? Because in discounted payback period में हमें उन कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज निकालते हैं, हम उनको डिस्काउंट करते हैं, हम उनको कम करते हैं, बिकॉज हम उनकी रियल वर्थ कैलकुलेट करते हैं, और रियल वर्थ निकालने के बाद वी कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ठीक है जी, आइए आइए लास्ट पॉइंट, बस आज का लेक्चर आज से स्टार्ट हो रहा है जी, मान के चलो लेक्चर 6। मैं आज का लेक्चर क्यों करा रहा हूं उसका रीजन मैंने आज यहां लिख दिया।
I have written the reason that why I am doing lecture 6. We have discussed, two periods, two methods. Today I will be going to start with NPV. I want to tell you why I want to do NPV, why NPV is better. मैं ये बताना चाहता हूँ कि NPV ज़्यादा अच्छा क्यों है, किससे, डिस्काउंटेड से. और डिस्काउंटेड अच्छा क्यों है पेबैक से, ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ. आई हैव प्रिपेयर्ड वन टेबल. मैंने टेबल बनाया. मैंने कहा जी एक में मेथड का नाम लिखते हैं, एक में पेबैक, एक में डिस्काउंटेड पेबैक, और एक में आज जो बताना है नेट प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है सर, हम भी लिख रहे थे. लिखो बेटा, टेबल बनाओ, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए. टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आपको पता है क्या मतलब होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का? इन्फ्लेशन का. $1 टुडे इज नॉट इक्वल टू $1 आफ्टर 1 year, बिकॉज देयर विल बी इंसिडेंस ऑफ इन्फ्लेशन. If there is an inflation of 10%, it means $1 of today will not be equal to $1 of after 1 year. Rather, $1 of today will be equal to $1.10 after 1 year, because there will be an inflation of 10%. Because the goods which I can buy today at $1, at the rate of $1, the same goods, the same basket of goods can be purchased at $1.10 at the end of first year. तो मैंने पेबैक पीरियड में तो इसको कंसिडर ही नहीं किया, और यही ड्रॉबैक्स में मैंने बताया था. बट डिस्काउंटेड में मैंने इसको कंसिडर किया. वी हैव सीन, वी हैव कैलकुलेटेड दैट. बट बेटे एक ड्रॉबैक और बताया था मैंने पेबैक पीरियड में कि हम ऑल इनफ्लोज को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हम बात करते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए. इट मीन्स वी वॉन्ट टू ओनली गेट दैट मच अमाउंट विच वी हैव इन्वेस्टेड इन द बिगिनिंग, दैट इज कैश आउटफ्लो. It means if we are getting any inflow after that recovery of total outflow, वो हम लेते ही नहीं भैया, कंसिडर ही नहीं करते. जबकि हमें कंसिडर करना चाहिए. तो बेटे पेबैक पीरियड में भी कंसिडर नहीं करते और डिस्काउंटेड में भी कंसिडर नहीं करते. इसका मतलब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड also has a demerit, that it does not consider all cash flows. Once that break-even period has been achieved, after that we will not consider anything. हम उसके बाद कुछ भी कंसिडर नहीं करते. बोलो बात ठीक है बेटे? एनपीवी, एन का मतलब है नेट, पी का मतलब है प्रेजेंट, वी का मतलब है वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू. वैसे नेट का मीनिंग आपको पता क्या होता है? नेट मीन्स समथिंग माइनस समथिंग. जैसे आप रामलाल का बैलेंस निकालते हैं, लेजर अकाउंट बनाया आपने कभी, तो डेबिट साइड माइनस क्रेडिट टोटल, तो हम वी कैलकुलेट द बैलेंस, इधर इट विल बी टू बैलेंस और इट विल बी बाय बैलेंस, इधर इट विल हैव अ डेबिट बैलेंस और इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस. बट व्हेन आई से नेट बैलेंस, इट मीन्स समथिंग विल बी डिडक्टेड फ्रॉम समथिंग. सो व्हेन आई से नेट प्रेजेंट वैल्यू, बेटे क्लासिकल मेथड है. बेटे इतना प्यारा है कि मैं क्या बताऊं, 5 स्टार भी कम रहेंगे. अगर आप मुझे परमिशन देना, या IMS CMA USA इंस्टीट्यूट मुझे परमिशन दे, तो मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन का नाम ही चेंज कर दूंगा सेक्शन ई का. आई विल नेम इट एज नेट प्रेजेंट वैल्यू. मेरी बात आप समझ रहे? तो आप सभी को मैंने एक बात ये बतानी है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू में वी कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड वी कंसिडर ऑल कैश फ्लोस. हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसिडर करेंगे और ऑल कैश फ्लोज मतलब ऑल इनफ्लोज रिलेटेड विद दैट प्रोजेक्ट विल बी कंसिडर्ड. बेटे हमारे इंडिया में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता तदा तदा अभ्युत्थानम धर्मस्य. इसका मतलब जब जब धर्म की हानि हुई, किसी ना किसी ने अवतार लिया. बेटे आप ये बताइए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की प्रॉब्लम आई तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ने अवतार लिया. ऑल इनफ्लोज की प्रॉब्लम आई तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ने अवतार लिया. नाउ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ ब्यूटीफुल मेथड, इट इज अ क्लासिकल मेथड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. देखो मैंने इसके नाम पे क्या क्या लिख दिया. एनपीवी के लिए मैंने लिखा क्लासिकल है. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव. तुम ही सब कुछ हो, तुम ही माँ हो, तुम ही बाप हो, तुम ही मेरे भगवान हो, तुम ही तो सब कुछ हो. नेट प्रेजेंट वैल्यू, तुम ही क्लासिकल हो, तुम ही इंपॉर्टेंट हो, तुम ही बेस्ट हो, तुम ही लवली हो और तुम ही वेरी गुड मेथड हो. तो अब इसको करते कैसे हैं बेटे? नेट का मतलब जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, समथिंग माइनस समथिंग. अभी पीपीटी बनानी है बेटे, टेंशन मत लो, अभी समझ लो पहले. समथिंग माइनस समथिंग. जैसे आप लेजर अकाउंट बनाते हैं, रामलाल का लेजर अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है,
डेबिट माइनस क्रेडिट, या तो बैलेंस यहां आएगा या बैलेंस यहां आएगा, either it will have a debit balance or it will have a credit balance. We calculate net balance. और सबसे अच्छी बात क्या है नेट प्रेजेंट वैल्यू में कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कंसिडर करेंगे और सारे इनफ्लोस, अच्छी बात गंदी बात, अच्छी बात गंदी बात, पेबैक पीरियड में 2 गंदी बात, डिस्काउंटेड पेबैक में 1 गंदी बात, नेट प्रेजेंट वैल्यू में सारी अच्छी बात। क्या अच्छी बात? all inflows, we consider all inflows. So present value of all cash inflows minus present value of all cash outflows. ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आइए मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि एक बार आप ये स्लाइड्स को थोड़ा सा, एक छोटा सा पॉइंट है बेटे, ज्यादा तो कुछ है भी नहीं, ऊपर लिखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेटे आज लेक्चर 6 में मैं सारा कंक्लूड करके 7th लेक्चर से नई सुबह शुरू करेंगे, हॉक के हिसाब से, सीएमए यूएसए के हिसाब से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हिसाब से। तो आज आपका लिखना जरूरी है। दिस इज द मोस्ट क्लासिकल मेथड इवेल्युएटिंग एनी कैपिटल बजटिंग बिकॉज इट कंसिडर्स द फॉलोइंग। फॉर्मूला बड़ा इजी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लोज। मतलब जितनी भी इनफ्लोज आई उसके 10 साल का प्रोजेक्ट है तो पूरे 10 साल में जो भी इनफ्लोज आई, अब इनफ्लोज क्या क्या हो सकती है वो देखेंगे। There are 2 types of inflows. One is operating inflow and second is terminal inflow. I have not told you. I will be telling you from lecture 7th. But just for today, have a understanding that all inflows we will add it. We will calculate the present value and from that we will deduct all outflows. अब आप ये बताइए, जब किसी में से किसी को लेस करेंगे तो या तो आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा और या जीरो भी आ सकता है। अगर दोनों चीजें सेम हो, मान लेते हैं इनफ्लोज का टोटल भी $X है और आउटफ्लोज भी $X हैं, तो $X एब्सोल्यूट माइनस $X एब्सोल्यूट विल बी इक्वल टू $0 एब्सोल्यूट। इट मींस एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, विल बी 0। इट कैन बी पॉजिटिव। जस्ट हैव ए इमेजिनेशन कि पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, 0 कब आएगा। तो बेटे एक बात मैं बता रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, इनफ्लोज, अगर इनफ्लोज का टोटल ज्यादा है, if inflows have a total more than outflows, if cash inflows total is less than outflows, and if both are same, अच्छी बात कौन सी है, इनफ्लोज का ज्यादा होना या आउटफ्लोज का ज्यादा होना। बेटे अच्छी बात है when NPV is coming as positive, when present value of inflows are more than present value of outflows. गंदी बात is when present value of inflows is less than outflows, ज्यादा रहे आ कम रहे, we will not go for गंदी बात। when it is equal to 0, एक बच्चा कहता है मास्टर अब बता क्या करेंगे। बेटे मैंने आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताई है ना, इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट वी हैव सीन नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स एंड वी हैव सीन मॉनेटरी फैक्टर्स। जब पैसे से आप डिसाइड ना कर पाए तो बेटे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को ध्यान रखेंगे, देखेंगे, आप टेंशन मत लें। आप आइए स्टेप्स लिखिए, कैलकुलेट आउटफ्लोज। बेटे आज तक तो मैं आउटफ्लोज दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर 7 से हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। आउटफ्लोज स्टेप नंबर 1 लिख रहे हैं। एक बच्चा ढीला होकर बैठा है, इसके कान पे थप्पड़ मारूंगा तेज, खड़प। सीएमए यूएसए अमेरिकन कोर्स कर रहे हो, ढीले होकर बैठे हो। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट आउटफ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। कैलकुलेट इफ नॉट गिवन, ऐसा मान लें, कैलकुलेट इनफ्लोज इफ नॉट गिवन, प्रिपेयर द फॉर्मेट। देखो कितना प्यारा फॉर्मेट बनाया आपके लिए, कितनी मेहनत की होगी यार। पीपीटीज बनाई, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई, जूस नोट्स बनाए, हॉक देखा, ग्लेम देखा, वायले देखा, टेक्स्ट देखा, वर्कबुक देखी, रिविजनरी बनाए। और तो भैया उल्टा ही कर दो, मैं उल्टा ही मुर्गा ही बन सकता हूँ और कुछ नहीं, घर ले जाओ मेरे को अपने साथ। बनना आपने, मेहनत आपको करनी है, मैं तो मदद कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ आपकी। तो पहला कॉलम है ईयर, दूसरा कॉलम है कैश फ्लो, थर्ड कॉलम है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर,
और फोर्थ कॉलम है प्रेजेंट वैल्यूज। तो जीरो पीरियड लिखा जी पहले, जीरो मतलब बिगिनिंग, स्टार्टिंग। जैसे आपने जिस दिन सीएम में यूएसए अभी स्टार्ट ही किया था, पहला दिन था रजिस्ट्रेशन का, आप मंदिर गए, पेरेंट्स का आशीर्वाद लिया, घंटी बजाई, प्रसाद चढ़ाया और आपने कहा भगवान आज से मैं शुरू कर रहा हूं सीएम में यूएसए। जीरो रजिस्ट्रेशन फीस लगी, एग्जामिनेशन फीस लगी, भूपेश आनंद के यूट्यूब लेक्चर्स और दूसरे लेक्चर्स खरीदे आपने। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1, महंगाई दूसरे साल की, महंगाई तीसरे साल की, एंड वी कैन नेम इट एज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स और वी कैन आल्सो नेम इट एज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मैं बताऊंगा व्हाई इट कैन बी नेम्ड एज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, एंड आई विल आल्सो बी टेलिंग यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं। बेटे सेक्शन बी में अभी 2-3 चीजें, अभी तो हमने खाली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ही तो किया है, यूनिट 4 ही तो किया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 5, यूनिट 6 सारे रहते हैं। मैंने आपको कहा ना पहले आपने यूनिट 4 करना है, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन करनी है, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा यूनिट 6 सेक्शन बी में, फिर यूनिट 1, 2 सब करेंगे। आपको जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे करें तो आपका लिंक बनना स्टार्ट होगा। चलिए जी, ठीक है जी, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे एनपीवी इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। ठीक है जी, रिकमेंडेशन में लिख लें बेटे, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव कब आएगी बता चुका हूं, जब इनफ्लोस ज्यादा होंगे आउटफ्लोस से। इफ एनपीवी इज नेगेटिव, नेगेटिव कब आएगी आपको पता ही है, इन केस एनपीवी इज 0, अगर एनपीवी 0 है देन वी विल कंसिडर नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, वो सब देख लेंगे, टेंशन नहीं है। आओ आओ सर, कहां पे बेटे, अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं ना कि हमें समझ भी आया या नहीं समझ आया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लिखते हैं जी, एक एग्जांपल लिख रहे हैं सभी, सर सबने लिखना है बेटे, छोटा सा 4-5 लाइन का एग्जांपल है, लिख लो। अ मशीन इन्वॉल्व्स परचेज कॉस्ट ऑफ $10 लाख। इसका मतलब अगर आप ये मशीन खरीदते हैं तो $10 लाख रुपए आपकी जेब से लग जाएंगे, क्योंकि परचेज कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, फ्रेट इनवर्ड, शिपिंग कॉस्ट सब मिलाकर $10 लाख आते हैं। ठीक है सर, मशीन खरीद ली, उसके बाद क्या होगा, एंड कैश प्रॉफिट्स, कैश इनफ्लोज, बेटे उससे कैश इनफ्लोज होने स्टार्ट होंगे, विल बी 5 साल तक बेटे मैंने इनफ्लोज लिखे हैं, मैंने अज्यूम किया है कि लाइफ ऑफ दैट मशीन विल बी 5 इयर्स। उससे आप जो प्रोडक्शन करेंगे, यूनिट सेल करेंगे, उसमें कुछ प्रॉफिट होगा, और वो कैश प्रॉफिट कितना होगा, फर्स्ट ईयर में $2 लाख का, सेकेंड ईयर में $3 लाख का, थर्ड ईयर में $1,50,000 का, फोर्थ ईयर में $4 लाख का, फिफ्थ ईयर में $80,000 का। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसके कान पे थप्पड़ मारूंगा, लिखना है इफ इन्फ्लेशन रेट। अब देखो मैंने बड़ा प्यारे से 3-4 अक्षर लिखे हैं, आप लिख लेना। या तो मैं उनको कह सकता हूं इन्फ्लेशन रेट, जैसे भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम थे, आई कैन नेम इट एज इन्फ्लेशन रेट। तो मैं वो माता, कान्हा, बंधु, कुछ भी, कृष्णा कह सकते हैं ना, ऐसे ही इन्फ्लेशन रेट कह दें, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कह दें, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कह दें, वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह दें, कुछ भी, इस 15%, मतलब महंगाई का दर है 15%। इसका दूसरे नाम भी हैं, अगर आपको अभी समझ नहीं भी आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है, आप लिख लें 15%। एडवाइज वेदर इट इज एडवाइजेबल टू बाय मशीन और नॉट टू बाय विद एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बेटे मुझे यही तो दोनों बताने हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग फॉर एनालाइजिंग एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। आइए चलिए सर
मैंने कहा आपने अभी अभी स्टेप्स लिखे हैं। पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट आउटफ्लोज, कैश आउटफ्लोज इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड। बेटे 15 आपको तो दिया ही हुआ है, $10 लाख, $10 लाख is the outflow, is the purchase cost. It is given to me. Thank you examiner, you have given to me $10 लाख। बेटे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से दिया नहीं होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन भूपेश आनंद है ना, आपको सब बताएगा बेटे। आइए, एंड कैश प्रॉफिट्स, स्टेप 2 इज कैलकुलेट कैश इनफ्लोस, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। बट बेटे भूपेश आनंद है, वो भी गिवन है, अभी गिवन है, ठीक है जी। तो आइए मैं चल रहा हूं जी, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा। आ जाइए, मैं हेडिंग लिख रहा हूं, आप सबने लिखनी है। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन ए, लेट इट बी मशीन ए, कोई घबराना नहीं है। पहला कॉलम है जी ईयर का, दूसरा कॉलम है जी कैश फ्लोज का, थर्ड कॉलम है जी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, और फोर्थ कॉलम है जी प्रेजेंट वैल्यूज का। 4 ही कॉलम बनेंगे। मैंने ज़्यादा जगह छोड़ दी, कोई घबराना नहीं है, प्यार से बेटे, धीरे धीरे से। जल्दबाजी किस बात की यार? दुश्मन कोई मेरे आपको तो दुश्मनी है जो जल्दबाजी करेंगे? प्यार प्यार से करेंगे, धीरे धीरे। प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। आओ हद से गुजरे, आओ हद से गुजर जाएं। कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू 0, 1, 2, इसका फॉर्मेट भी दिया था मैंने, 3, 4, 5। लो जी, आओ 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 बेटे। सर कहाँ आना है? बेटे क्वेश्चन करो, आना वाना क्या है? यहाँ आना है, ये करना है, वो करना है, बेवकूफ बनाया हुआ है। कैश फ्लो $10 लाख, बेटे डॉलर्स में देखो लिखा हुआ $10 लाख। फिर फर्स्ट ईयर $2 लाख, $3 लाख, $2 लाख, $2 लाख, $3 लाख, $1,50,000, $4 लाख, and last is $80,000। लो जी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% है। कैलकुलेटर आपके पास है, इरादे आपके बुलंद हैं, मैं आपके साथ हूं, आप घबराना बिल्कुल भी नहीं। आपके बिल्कुल पीछे खड़ा हूं। जैसे बचपन में आप जब साइकिल चलाना सीखते थे तो आपके पेरेंट्स आपका पीछे साइकिल का कैरियर पकड़ा हुआ था, वो भागते थे और आप चलाते थे। एक दिन अचानक उन्होंने छोड़ दिया और आपको लगा पीछे ही हैं, वो थे पीछे ही, लेकिन छोड़ दिया था और आपको उस दिन कॉन्फिडेंस आया। लेकिन मैंने अभी छोड़ा नहीं है, मैंने कैरियर पकड़ा हुआ है। आप 1-2 क्वेश्चंस के बाद मैं छोड़ दूंगा। तो आज $1 की वैल्यू $1 ही है। तो मैंने 0 पीरियड में टाइम वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इन्फ्लेशन रेट, वेटेड कॉस्ट 1 ही लिख दिया। फर्स्ट ईयर में 15% है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, ये सब बता सकूँ। 0.8693 3 डिजिट तक रखते हैं, डिवाइडेड बाय 1.15, 0.756। बेटे ये टेक्निक्स हैं कैलकुलेटर की, रब मत करो, उसी को डिवाइड कर दो। डिवाइड 1.15, ये बेटे थर्ड ईयर की आ गई 0.657, डिवाइड 1.15, 0.57। एक बच्चा तो भी सोच रहा है कैलकुलेटर लाऊं ना लाऊं, बेवकूफ है वो। डिवाइडेड बाय 1.15, ये आ गया जी 0.497। मुश्किल कुछ है ही नहीं, मुश्किल आपके मन का वहम है, करूं या नहीं करूं। जब आप करना शुरू करते हो तो मुश्किल दिखता नहीं है, पहले जब सोचते थे तो मुश्किल था, अब नहीं है। Now you have to see that whether you have to buck up with the time or not. You have already paid registration fees, you have already paid examination fees, you have already paid my lectures fees. Then why you are waiting? For whom you are waiting यार? खुद मरना पड़ता है बेटे स्वर्ग देखने के लिए, किसी दूसरे के मरने से आपको स्वर्ग नहीं दिखने वाला। मैं कैलकुलेटर से जितना मर्जी कर लूं, मुझे बेनिफिट हो रहा है, आप नहीं करेंगे मत कीजिए, आपकी मर्जी है। आइए, मैं इनफ्लोज की बात कर रहा हूं, आउटफ्लोज की बात कर रहा हूं। मैं यहां पर $10 लाख लिख देता हूं बेटे, नेगेटिव का ही है। अच्छा, $2 लाख की इनफ्लो है फर्स्ट ईयर में,
लेकिन ये नॉमिनल है, इसकी रियल निकालने के लिए 0.869 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया जी 1,73,800। 1,73,800। अगर कैलकुलेटर है तो मैं इसकी टेक्निक बता सकता हूँ 1,73,800, क्योंकि मुझे सारी इनफ्लोज का टोटल करना है और समय कम होता है, तो मैं अभी कैलकुलेटर की टेक्निक बता रहा हूँ, आप उस टेक्निक को यूज करके टोटल भी एक साथ निकाल सकते हो। तो यहां पे लिखा हुआ एक फंक्शन है STO, स्टोर कर देते हैं, स्टोर 1, इसको मैंने स्टोर 1 में कर दिया। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने पहले किया 2 lakhs इंटू 0.869, ठीक है जी, 2 lakhs इंटू $0.869, ठीक है, इज इक्वल टू आया जी 1,73,800। मैंने किया STO1, मतलब इसको मैंने स्टोर कर दिया फर्स्ट सेल में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए 3 lakhs इंटू 0.756, ये आ गया जी $2,26,800। इसको STO2 में डाल देते हैं। फिर आ गया जी 1,50,000 इंटू 0.657, दिस कम्स टू 98,550। इसको STO3 में डाल देते हैं। फिर लास्ट है जी, सेकंड लास्ट है 4 लाख इंटू 0.571, दैट कम्स टू 2,28,400। स्टोर 4 में डाल दिया जी। लास्ट में आ गए 80,000 इंटू 0.497 इज इक्वल टू 80,000 इंटू 0.497 इज इक्वल टू 39,760। स्टोर 5 में डाल दिया। अब मुझे पांचों को टोटल करना है, तो रिकॉल RCL, रिकॉल 1 प्लस रिकॉल 2 प्लस रिकॉल 3 प्लस रिकॉल 4 प्लस रिकॉल 5 इज इक्वल टू, ये आ भी गया जी आपके सामने 7,67,310। ये आया टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इन फ्लोज, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज। आप डायरेक्टली चेक करना चाहें तो वैसे भी करके देख सकते हैं। 1,73,800 प्लस 226,800 प्लस 98,550 प्लस 228,400 प्लस 39,760 प्लस, ये देखिए जी वही फिगर आ रही है 7,67,310। मतलब आप उसी समय स्टोर में डाल देंगे ना, तो बार बार फिर दोबारा लास्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही टोटल आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। इसका मतलब अगर हम ये मशीन लेते हैं तो हमारे पास टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज विल बी इक्वल टू $7,67,310। और इसी मशीन को हमने पैसे कितने खर्च किए थे? टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज $10 लाख। तो लो जी, मटकी माइनस मटकी इज इक्वल टू, चेक करिए प्लस है माइनस है या जीरो है। मतलब यहां $10 लाख आ जाएंगे आउटफ्लोज का, और $7,67,310 यहां आ जाएंगे, ये यहां पे आ जाएंगे, और फिर आपके पास बैलेंस आ जाएगा -10 लाख।
माइनस में आ रहा है 232,690। आराम से बेटे करना है। बेटे करोगे ना तो आने वाले लेक्चर्स में आप डांस करोगे और सारी बातें समझ आ जाएंगी। $2,32,690 नेगेटिव है बेटे। if you buy this machine, then there will be a negative balance. Your outflow is more than inflow, so it is better not to buy that. So your recommendation will be not to buy that. So this is NPV. इसको हम कहते हैं बेटे नेट प्रेजेंट वैल्यू। पांच मिनट की बात हो रही है। मुझे अब आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स बताना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, ओह सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लास्ट है बेटे। आपको मेथड नहीं दिया है, चाहता तो ना भी बताऊं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है। दिल है कि मानता ही नहीं है। 5 मिनट अगर मेरे और लग जाएं और आपका 6 महीने बच जाएं, लाइफ में आप आगे स्टैंड हो जाएं, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी बेटा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बेनिफिट कॉस्ट रेशो, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, कुछ भी नाम तो डिफरेंट हो सकते हैं। सवाल यह आता है कि मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई मैंने आपको एमआरएफ टायर्स और अपोलो टायर्स का ग्रॉस प्रॉफिट दिया है डॉलर एब्सोल्यूट में। आई हैव गिवन यू from the financial statement of MRF tires and from the financial statement of Apollo tires that this is the gross profit in dollars absolute terms, that is X million dollars in this case and Y million dollars in this case। और आपसे पूछ रहा हूं, you are a management accountant, please tell me whether MRF tire is doing good or Apollo tire is doing good। बेटे आप एब्सोल्यूट डॉलर की टर्म्स में ये आप डिसीजन या रिकमेंडेशन या आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे। बताएंगे तो आप बेवकूफ है, आपने भूपेश आनंद से पढ़ाई नहीं है, पता नहीं किसके लेक्चर्स दे दिए। मैं आपसे कहूं कि आप एक बच्चे के नंबर आए हैं 500 नंबर और दूसरे के आए हैं 600 नंबर, आप बताओ कौन सा बच्चा अच्छा है? क्या जिसके 600 आए हैं उसका अच्छा है? आपको फर्स्टली यू हैव टू आस्क मी कि कौन सी क्लास के या कितने में से आए हैं 500 और कितने में से आए हैं 600। भाई 500 आए मान लो 700 में से और 600 आए मान लो 1000 में से, इसका मतलब पहले वाला बच्चा अच्छा है। इट मींस यू कैन नॉट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट डॉलर्स। इट मींस आई कैन नॉट डिसाइड समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट टर्म्स। ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज गिवन टू मी इज इन एब्सोल्यूट टर्म्स। If you are a smart management accountant, you would have asked me, sir, please tell me how much is the sales, because I want to relate gross profit of MRF tires with the sales of MRF tires, gross profit of Apollo tires with the sales of Apollo tires. Then you would have calculated gross profit ratio, relative terms calculate करेंगे आप। और अज्यूम करते हैं यहां पर 13% का रेशो है और यहां पर 10% का रेशो है। आप कहेंगे MRF tire is doing good because it is now calculated with respect to a common denominator. It means NPV, net present value, is no doubt a very good tool, but that gives me something, in absolute dollars. The answer is absolute dollars, because cash inflows are absolute dollars minus cash outflow absolute dollars. Absolute dollars minus absolute dollars is equal to net absolute dollars, and that something is named as NPV. So I cannot sometimes decide, I cannot compare rather, because all outflows are different of different projects. अभी आपने क्वेश्चन किया मशीन A 10 लाख की आउटफ्लो थी। मान लेते हैं मुझे कंपेयर करना है मशीन A को मशीन B के साथ, और मशीन B की आउटफ्लो 15 लाख है। अब आप उसकी भी एनपीवी निकाल रहे हैं, इसकी भी एनपीवी निकाल रहे हैं, दोनों के एनपीवी देख रहे हैं, किसकी ज्यादा उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये गलत रहेगा। दोनों की 10 लाख की परचेज कॉस्ट होगी, आई कैन डू इट। It means something, sometimes we have to calculate in terms of relations. Gross profit ratio, inventory turnover ratio, current ratio, quick ratio, इतनी सारी रेशियोज निकाली, बड़े हो गए, अब तो बाल भी सफेद हो गए आपके। और रेशियोज में एक खासियत देखी थी आपने कि एक होता है न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर को हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर।
और हम लिखते कैसे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. We will always read numerator with respect to denominator. अब जब आप किसी भी चीज को न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर करते हो तो एक बात मैंने बतानी है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मीनिंग है मैं इनफ्लोस को आउटफ्लोस से रिलेट करूंगा. और रिलेट करने का मतलब है मैं एक चीज को न्यूमरेटर में लिखूंगा और दूसरी आइटम को डिनोमिनेटर में लिखूंगा. जैसे मैं लिखूंगा, आई विल बी राइटिंग डाउन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस अपॉन present value of cash outflows. मुश्किल कुछ नहीं है कि बच्चे ने तो बुक ही बंद कर दी होगा, था मेथड है ही नहीं, बेवकूफ है वो बेटे, बेवकूफ है, बंद कर दो, जा तू जा भैया, आप बैठे रहो, आप सुनो बस 2 मिनट की बात रही है. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिजायरेबिलिटी फैक्टर, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो. It means I will relate benefits with cost and my benefits are inflows and my cost is outflow. So I will calculate the present value of benefits upon present value of cost and I will calculate the coefficient. अब आप बताइए किसी को किसी से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो होगा, कुछ कुछ होता है. न्यूमरेटर को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो ये फिगर आती है कोफिशिएंट. जैसे इनफ्लोस अपॉन आउटफ्लोस, कोफिशिएंट आ गया. एज्यूम करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कोफिशिएंट आ गया 2.8 और 1. मतलब इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 1 एंड इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1. अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज्यादा है, मान लेते हैं 2 है, तो 2 कब हो, इसका मतलब क्या है, दैट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. इस केस में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर और इस केस में न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर. तो बेटा इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 एक्सेप्ट द प्रपोजल, इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 1 रिजेक्ट द प्रपोजल बिकॉज आउटफ्लोज आर मोर. जैसे यहां पे 2 है, 2 का मीनिंग क्या है, इफ देयर इज कैश आउटफ्लो ऑफ $1. लिखो पहले, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, आप लिखो 1 मिनट में आ रहा हूं. If there is a cash outflow of $1, then there will be cash inflow of $2 because profitability index is equal to 2. दूसरा केस मैंने लिया 0.8 का भी देखते हैं. So it is better to accept the proposal.
अब मैं ले रहा हूं इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज 0.8, इट इंप्लाइज, बेटे जो डिनोमिनेटर होता है ना वो 1 होता है, ठीक है ना, तो मैं इसलिए उसको उस सेंस में पढ़ रहा हूं, इट इंप्लाइज फॉर एवरी, अब देखो कितना प्यार से लिख रहा हूं, फॉर एवरी $1 of cash outflow, it implies for every $1 of cash outflow there will be cash inflow of $0.8 of $0.8। इसका मतलब हर $1 की आउटफ्लो के पीछे आपको $0.8 ही मिल रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे? सो लिखो, इट इज बेटर not to accept the proposal, जो भी प्रपोजल है हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। लास्ट है जी, इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1, बेटे ये तो बहुत ईजी है, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हैं, इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, हेंस नॉन। एक बच्चा कहता है सर एमसीक्यू आने आप ऐसे लिखवाते जा रहे हो, बेवकूफ हो आप, एमसीक्यू आने तो हैं, वो तो जूस है, जूस से पहले आपको फ्रूट पता होना चाहिए, उसका जूस निकालते कैसे वो भी पता होना चाहिए, तभी तो जूस पियोगे। Hence non-monetary factors to be taken into consideration while accepting the proposal। आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने बेटे बड़ा प्यार से, बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है। सर क्या बनाया? स्लाइड बनाइए बेटे, और क्या, लिख लो तो अच्छा ही है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, बस बेटे आखिरी छोर पे हम क्लास के, डिजायबिलिटी फैक्टर और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो और जस्ट पीआई, दिस इज अ रिलेटिव मेजर। पहली बात, इट इज अ रिलेटिव मेजर, क्योंकि रेशो की बात होगी ना बेटे, रेशो आ गया ना, रेशो का मतलब क्या है? न्यूमरेटर, आप किसी भी रेशो को देख लीजिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का कंसेप्ट यूज हो रहा है, समथिंग इज रिलेटेड विथ समथिंग। पीआई रिलेट्स टू present value of inflows with respect to present value of outflows. PI is equal to present value of cash inflows upon present value of outflows if profitability index is greater than 1। बता ही चुका हूं, फिर भी लिख लीजिए, ये मेरा प्यार है। if it is less than 1, if it is 1 equal to 1, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूं। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी को मैं गूगल बाबा की तरफ लेके चलूं, और गूगल बाबा में कुछ बातें आपको बताई हुई हैं। बेटे मुझे एक साइट जो है ना विकीपीडिया की बहुत ही अच्छी लगती है। आपको जो भी मैंने बताया ना, आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए थोड़ा सा और आगे विकीपीडिया में जाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। जैसे यहाँ लिखा है कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज अ प्लानिंग प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर दिस। बेटे मैं क्या करता हूँ, अपनी नॉलेज को एनहेंस करता हूँ विकीपीडिया से। विकीपीडिया बड़ा ही अच्छी साइट है जिसमें आपको बड़ा अच्छा प्यार से बताया गया है, एक्सप्लेनेशन दी गई है, मीनिंग दिया गया है। तो
कैपिटल बजटिंग की साइट को देखें और उसमें आपको ये दिखेगा, देखो पे बैक पीरियड दिख रहा है, दिख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑल्सो ये कहाँ चला गया, ये रहा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑल्सो known as this and value of this is the ratio of payoff of the investment to a proposed project. It is a useful tool for ranking projects because it allows, इसका मतलब आपको नॉलेज आई, आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू इन फाइनेंस इज दिस, ठीक है जी, आपने पे बैक पीरियड किया, पे बैक पीरियड इन कैपिटल बजटिंग, पे बैक पीरियड इन कैपिटल बजटिंग, पे बैक पीरियड इन कैपिटल बजटिंग, इट मीन्स आप इजीली अपनी नॉलेज को विकीपीडिया से एनहेंस कर सकते हैं। बेटे अभी तो इतना ही बताऊंगा, लेक्चर 7 में मैं डिटेल में और आगे आ रहा हूं। तो मैंने आपको एनालिसिस के मेथड्स 3 बता दिए, आईआरआर कुछ दिनों के बाद करेंगे, कुछ लेक्चर्स के बाद करेंगे, अभी आप पद को बता भी दूंगा तो समझ ही नहीं आएगा। मिलते हैं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।